देखिए, नेतन्याहू ने लेबनान पे भी हमला करने से पहले संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था हम यहाँ सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए आए हैं। उन्होंने हमास के लिए भी गाजा पट्टी में भी संदेश जारी किया था कि सिर्फ हमास के लिए आए हैं। पहली बात समझे, इसराइल आज आप बहुत दिनों से गाजा पट्टी की बात नहीं सुन रहे। कारण ये कि गाजा पट्टी में राफा बचा तो उस पर कब्जा हो गया। गाजा पट्टी पे इसराइल का कब्जा पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। पूरे गाजा पट्टी में उनका कब्जा हो चुका है। वो घर घर तलाशी चल रही है और हमास के जो आतंकी है ढूंढे जा रहे हैं। तो एक बार उन्होंने गाजा पट्टी में हमास को निपटा दिया, तो अब उन्होंने अपना अगला रुख किया। उन्होंने साहब लेबनान में हिजबुल्लाह को निपटाना है। गाजा, अच्छा, हमास तो एक सुन्नी आतंकवादी संगठन था। हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया आतंकवादी संगठन है और ये पूरी की पूरी तरह ईरान की से द्वारा पोषित है। इनको पैसे भी मिलते हैं, हथियार भी मिलते हैं और तो लॉजिस्टिकल ट्रेनिंग भी मिलती है। यहाँ तक कि जब हिजबुल्लाह के पेजर फटे, जो पेजर ब्लास्ट हुआ, तो इसमें ईरान का जो वहां पे राजदूत था लेबनान में, उसकी दोनों आंखें चली गई। तो सवाल ये कि साहब हिजबुल्लाह का पेजर ईरान के राजदूत के पास था क्यों? वो तो खुलेआम उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। हिजबुल्लाह के जो चीफ है वो खामनेई, जो ईरान के सर्वोच्च नेता है, उनके बड़े खास बताए जाते हैं। रोज उनकी फोटोग्राफ छपती है उनके साथ। हमास के मुखिया भी बड़े खास बताए जाते थे हानिया, लेकिन आपने देखा उनको ईरान में घुस के मार दिया इसराइल ने, उनको निपटा दिया और अब इनको भी खत्म कर दिया। तो साहब बात यह है कि गाजा में हमास को निपटाने के बाद आप लेबनान में हिजबुल्लाह को निपटा दिए और उसके बाद आप यमन चले आए हूती को मारने के लिए। हूती भी जो हैं ये शिया मिलिटेंट्स हैं। ये शिया मिलिटेंट्स हैं और इनको भी ईरान का सपोर्ट है। तकरीबन 3 साल तक सऊदी अरब ने इनके धुआंधार बमबारी की, लेकिन वो हूती रिबल्स को हरा नहीं पाए। सऊदी अरब जब भी जाते थे, उनके जो जिसे कहते हैं एयरफोर्स है, बहुत वेल ट्रेन उतनी नहीं थी और ज्यादातर वो मदरसों पे बम गिरा दी थी। वहां बच्चे मारे जाते थे, औरतें मारे, बहुत लोग मारे गए, लेकिन आप शिया हूती रिबल्स को कमजोर नहीं कर पाए। और क्योंकि हूती रिबल्स को लगातार बगल से ईरान का सपोर्ट भी आता रहा है। तो साहब ये हो गया कि हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया और हूती की बारी है। और अगर इसका आपको सबसे मजेदार देखें, एक दो चीजें इस पे देखें, लेकिन जो दुनिया, जो जो लोग इसको रोकना चाहते हैं, जो आतंक को बना के रखना चाहते हैं, और मैं बात कर रहा हूं लिबरल सेकुलर की, जो इनको कवर फायर देते हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू भ्रष्ट है और उनको लगता है युद्ध रुक जाएगा तो उनको भ्रष्टाचार में सजा हो जाएगी, तो इसलिए वो युद्ध रोकना ही नहीं चाह रहे। हकीकत ये है कि साहब हमास ने अभी इसराइल में नवंबर में जिस तरह की हरकतें की थी, उनके 250 लोगों को उठा ले गए थे, लड़कियां औरतें उठा ले गए थे, बच्चे उठा ले गए, तो वो उनको ठीक करना जरूरी था। हिजबुल, अच्छा, हमास तो इस तरफ है, मेडिटेरियन सी की तरफ। जो नॉर्थ इसराइल है वो उधर की तरफ अगर आप नक्शा देखेंगे तो लेबनान है। तो लेबनान से लगातार ये हिजबुल्लाह जो है रॉकेट्स फेंक रहा था। तो तकरीबन 50,000 यहूदियों को नॉर्थ इसराइल छोड़ के सुरक्षित जगहों पे जाना पड़ा था। तो उनको भी सबक देना सही था। अब हूती ने भी इस बार मिसाइल मार दी, उन्होंने हूती पे भी अटैक कर दिया। तो सवाल ये कि हमास निपट गया, हिजबुल्लाह निपट गया और हूती की बारी है। और इसका सबसे मजेदार पहलू आपको ओमकार सर देखना है तो आप वहां पाकिस्तान में देखें। पाकिस्तान में नसरुल्लाह के की मौत को लेकर मातम मनाया जा रहा था और भयानक प्रदर्शन हो रहा था, और पाकिस्तान की पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। बात को समझने की कोशिश कीजिए। लखनऊ में 10,000 आदमी निकला, कश्मीर में आदमी निकला, पूरे भारत में नसरुल्लाह की मौत का जगह जगह मातम हुआ, पर एक भी जगह लाठीचार्ज नहीं हुआ। पाकिस्तान में लाठीचार्ज क्यों हुआ? पाकिस्तान में लाठीचार्ज इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान को समझ में आया कि यार ये नेतन्याहू एक एक करके आतंक के सारे अड्डे निपटा रहे हैं, तो कम से कम हम लाठीचार्ज करके नेतन्याहू को बता दें भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे ऊपर मत बरस पड़ना। जब हम छोटे थे तो हमारे घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था, नीम का। अब वो हर 1.5-2 साल में उसकी टहनियाँ, उसके तने इतने बढ़ जाते थे कि वो हर तरफ से लटक जाते थे। तो बचपन में एक शब्द हम सुनते थे कि पेड़ को झंगवाना। तो वो बकरी वाले या कुछ दूसरे वो आते थे और वो सबसे पहले टहनियों को काटना शुरू करते थे, फिर जो दूसरे तने होते थे उनको काटते थे, और बाद में पेड़ के नाम पर जो है वो ठुंट बचता था। तो ये ईरान को ठुंट करने की तैयारी तो नहीं हो रही है इजराइल की तरफ से? नहीं, देखिए, हिजबुल्लाह चला जाए, हूती चले जाएं, हमास चला जाए, इसराइल उससे छूट नहीं हो रहा है। इसराइल तो जड़ है ना साहब, आप समझे। इसराइल के पास तेल का पैसा है, उसका दुनिया भर के प्रतिबंध उस पर लगे हैं, पर उसका 90% तेल जो है चीन खरीदता है और सस्ते दर पे खरीद लेता है।
कुछ समय तक तो भारत ने भी खरीदा, लेकिन भारत बाद में दबाव में आकर उन्होंने तेल खरीदना बंद कर दिया। तो 90% तेल उनका चला जाता है चाइना में, और जो 10% उनका तेल बचता है वो उनका बॉर्डर स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान भी एकदम भिखमंगा हो रखा है, तो उसको सस्ता तेल स्मगलिंग में मिल जाता है, वो ले लेता है। हकीकत ये स्मगलिंग तो पूरी पाकिस्तानी आर्मी ही कराती है, और पाकिस्तानी आर्मी का भी है जो ईरान से स्मगलिंग का तेल लाती है वो पाकिस्तानी सरकार को नहीं देखती है, क्योंकि वहां पे खबर आई कि उनके टैंक चलने बंद हो गए, उनके पास पेट्रोल नहीं बचा। तो वो जो थोड़ा मोड़ा स्मगलिंग से तेल लाते हैं उससे अपना टैंक चलाते हैं। लेकिन ईरान के पास पैसे हैं, ईरान के पास पैसे ही नहीं है। आज एक बात जान ले कि पूरे 57 इस्लामिक मुल्कों में ईरान इकलौता देश है जिसके पास साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर हैं, जिसके पास साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर्स हैं बढ़िया, उनके पास टेक्नोलॉजी लेता है और सस्ते दर पे खरीद लेता है। कुछ समय तक तो भारत ने भी खरीदा, लेकिन भारत बाद में दबाव में आकर उन्होंने तेल खरीदना बंद कर दिया। तो 90% तेल उनका चला जाता है चाइना में, और जो 10% उनका तेल बचता है वो उनका बॉर्डर स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान भी एकदम भिखमंगा हो रखा है, तो उसको सस्ता तेल स्मगलिंग में मिल जाता है, वो ले लेता है। हकीकत ये स्मगलिंग तो पूरी पाकिस्तानी आर्मी ही कराती है, और पाकिस्तानी आर्मी का भी है जो ईरान से स्मगलिंग का तेल लाती है वो पाकिस्तानी सरकार को नहीं देखती है, क्योंकि वहां पे खबर आई कि उनके टैंक चलने बंद हो गए, उनके पास पेट्रोल नहीं बचा। तो वो जो थोड़ा मोड़ा स्मगलिंग से तेल लाते हैं उससे अपना टैंक चलाते हैं। लेकिन ईरान के पास पैसे हैं, ईरान के पास पैसे ही नहीं है। आज एक बात जान ले कि पूरे 57 इस्लामिक मुल्कों में ईरान इकलौता देश है जिसके पास साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर हैं, जिसके पास साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर्स हैं बढ़िया, उनके पास टेक्नोलॉजी है, और ये शिया मुल्क है। तो आप वहां पे वो बहुत सस्ते रॉकेट्स भी बनाते हैं, और वो सस्ते रॉकेट इस समय बना के आप सोचिए इतनी मात्रा में बना रहे हैं ओंकार सर, कि वो रॉकेट वो हमास को भी देते हैं, हिजबुल्लाह को भी देते हैं, हूती को भी देते हैं, खुद भी फेंकते हैं, और रूस को भी बेच रहे हैं बड़ी मात्रा में। तो उनकी इकोनॉमी अभी कमजोर होते हुए भी चल रही है किसी तरह आराम से। तो ऐसा नहीं कि हमास के और हिजबुल्लाह के और हूती के जाने से ईरान पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ईरान पे तभी फर्क पड़ेगा जब ईरान को सीधे हैंडल किया जाएगा। देयर इज अ हिस्ट्री, पिछले 50 साल में आप देख लें, ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट की लगातार मोसाद असैसिनेशन हत्या करता रहा है, और इनके अंदर घुस घुस के आपने देखा, अभी हानिया को मार दिया, हमास के चीफ को मार दिया। इसराइल ईरान की आदत है हर बार बढ़ चढ़ के बोलना, क्योंकि भाई वहां पे एक रिलीजियस सिस्टम है, तो हर बात पे कहते हैं इसराइल से बदला लेंगे, खून से खून, खून का बदला खून लेंगे। लेकिन हमारे जो नए राष्ट्रपति आए ईरान के, आपने इनको यूनाइटेड नेशन में सुना, ये कह रहे हैं हम कोई बदला अदला भी नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ युद्ध रोकना चाहते हैं। इनकी हालत खराब है, क्योंकि इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो जो रईसी, इब्राहिम रईसी, जो कि अजरबैजान की सीमा में हेलीकॉप्टर उसमें क्रैश में मारे गए थे। अब ये पता चल रहा है कि उनके पास भी पेजर था। वो पता उस समय इसलिए नहीं चला, पता उस समय इसलिए नहीं चला कि जब हेलीकॉप्टर उड़ गया पूरा, तो फिर पेजर भी उसमें उड़ गया, पता ही नहीं चला साहब। तो वो भी पेजर ब्लास्ट के पहले शिकार थे। तो आप इसमें देखें कि इस समय जो ईरान के राष्ट्रपति है, जो वहां पे खामनेई उनके सर्वोच्च नेता जो खुमैनी जगह है, आप सोचिए वो अपना अड्डा छोड़ के गुमनाम जगह भाग गए। ईरान का जो सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई है, वो अपना अड्डा छोड़ के गुप्ती जगह पे भाग गए। आप जिसको ये शेर आया करते थे, नसरुल्ला, उसकी हालत देखिए, उसकी लाश मिली है तो उसकी लाश पे एक चिंदी बराबर भी घाव नहीं मिला है। पता ये चला है कि वो बम से नहीं रहा, बम के धमाके से उसका हार्ट फेल हो गया, इतना बड़ा शेर था वो। हाँ, और ये ईरान के नेता आपको बता ही रहे भाग गया। ईरान के राष्ट्रपति भी चिंतित हैं कि साहब ये तो कभी भी किसी को कहीं पे भी मार सकते हैं। भारत में पाकिस्तान का मैंने आपको हाल बताया कि क्या हाल है, कि साहब वो तो प्रदर्शनकारियों पे डंडे बरसा रहे, जो भारत में नहीं हुआ, कहीं पे नहीं हुआ, क्योंकि उनको लग रहा है कि साहब अगला निशाना हम ना बन जाए। और जहां तक इनका भारत के लोगों का सवाल है, तो आप देख ले, राणा अयूब देख ले, आरफा खानम शेरवानी देख ले, जुबैर देख ले, साइमा देख ले, स्वरा भास्कर देख ले, सब के सब पहले पेजर ब्लास्ट पे साइलेंट थे, और सब के सब अब नसरुल्लाह पे साइलेंट है। सबको घबराहट है कि साहब इसराइल के निशाने पे आना ठीक नहीं है। तो कुल मिला के इसराइल की पहले से एक दहशत थी, नेतन्याहू के इस जो पिछले वो कुछ दिनों से कर रहे हैं, आप मान के चले कि इस समय उनसे उनसे कोई भी उलझना नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ जिस तरह आपको देश के लेवल पे उनसे कोई नहीं उलझना चाहता, नेतन्याहू से कोई विदेश के लेवल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नहीं उलझना चाहता। और नेतन्याहू ने तो एक काम और कर दिया साहब, वहां पे अमेरिका और फ्रांस ने घोषणा कर दी यूनाइटेड नेशन में कि हमने नेतन्याहू को सीज फायर के लिए मना लिया है। तो उन्होंने कहा क्या बकवास है, हम कोई सीज फायर नहीं करने जा रहे। और जो उन्होंने वो काम किया जो अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में देखा नहीं जाता, उन्होंने न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस में बैठ के अपने होटल के कमरे से आदेश दिया
इजराइल की एयरफोर्स को कि लेबनान पे हमला करो और नसरुल्लाह को मार डालो। तो साहब ये तो कभी देखा ही नहीं गया कि आप अमेरिका कह रहा है सीज फायर होगा, वो अमेरिका से बैठ के फोन करा और कहा कि नसरुल्लाह को मार दो, और उसके बाद अपनी फोन करते हुए फोटो भी वायरल कर दिया। तो साहब बात तो उनका अपना अंदाज तो एक अलग है ही साहब, क्या कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी जुड़ने